दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर सब स्टाफ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा बहुत हार्ड है। थोड़ा बहुत है ना, पहले ही बता देता हूँ। तो हार्ड नहीं, आपने वो पढ़ भी रखा है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ रखा है। आपने उसमें से सब चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बोलते हैं सर बहुत इजी आ रहा है, बहुत आसान हो रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ आज थोड़ा वो अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर करें। जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग देखते हैं, जब आप पूरे एग्ज़ाम को कर लेते हैं तो आप अपना स्कोर शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन आपको 20 होंगे, तो आपने अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है कि सर मेरे 20 में से कम 12 नंबर आए। कुछ नहीं तो 50% तो आने ही चाहिए, यानी 10 तो आने ही चाहिए, है ना। तो देखते हैं आज किसके कितने आंसर आते हैं और किसके कितने सही आते हैं। तो आज आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को यही लिखना है कि सर मेरे आए हैं 12, मेरे आए हैं 15 और मेरे आए हैं 10। ज़रूर लिखें ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMFBY। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो PMFBY है यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप अपना आंसर पहले ही टिक कर दें और पहले ही अपने नोटबुक में लिख दें इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल विक्रय योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बचत योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चौथा है प्रधानमंत्री फसल बेचना योजना। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, आपने अपनी मर्जी से भी आंसर मारते रहना। अगला क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको आता भी है पहले ही टिक मार दें। इनको न देखें ना, ये जो मैंने लिखा है इनको मत देखें आप। इन MICR चेक्स व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन कोड फॉर डिमांड ड्राफ्ट। कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, आप अगर दफ्तरी होंगे तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट इधर से उधर करते होंगे, तो इसमें जो डिजिट होता है ना चेक में, जो लास्ट का ट्रांजैक्शन डिजिट होता है लास्ट का, अगर आप MICR कोड देखोगे ना डिमांड ड्राफ्ट पे, चेक पे, और लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं वो ट्रांजैक्शन डिजिट होते हैं, उसका नंबर कितना होता है, ये है क्वेश्चन। अगर भी आप समझे नहीं, आप अगर चेक को देखोगे, चेक में डिमांड ड्राफ्ट के लास्ट में 2 डिजिट होते हैं ट्रांजैक्शन डिजिट, जो आपको चेक में भी देखने को मिलेंगे, उनको कहते हैं ट्रांजैक्शन डिजिट, है ना। पहले MICR का तो 9 डिजिट का होता है, उसके बाद जो 2 डिजिट होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो डिजिट पे कौन सा कोड है, क्या लिखा होता है उस पर आज ज़रूर देखना क्या लिखा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, आपको वही देखने को मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 19, तीसरा है 18 और चौथा है 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। जिस भी डिमांड ड्राफ्ट के आप लास्ट में देखोगे ट्रांजैक्शन डिजिट, उस पर हमेशा क्या लिखा होगा, 16 लिखा होगा। ये भी आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द, देखो सबसे पहले तो व्हाट इज़ द स्टेशनरी लिक्विडिटी राशन लिख दिया ना, ये गलत है राशन, ठीक है, रेशियो है ना, एन गलत लिख दिया, रेशियो। SLR इज डिफाइंड इन, SLR की फुल फॉर्म होती है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको कौन से एक्ट में परिभाषित किया गया है, हिंदी में भी है ना। पहला है सेक्शन 14 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, BR। दूसरा है सेक्शन 42 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है सेक्शन 24 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, और अगला है सेक्शन 24
RBI एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो SLR है उसको सेक्शन 24 के बैंक रेगुलेटरी एक्ट में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट। ये तो आपको आता ही होगा कि बैंकिंग को कौन से अधिनियम में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है NI एक्ट 1881, ये देख लेना 1881 का एक्ट है, ठीक है। अगला है BR एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और चौथा है फाइनेंस एक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग को बैंक रेगुलेटिंग एक्ट में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल क्या होता है पता है, जिसको आप छू नहीं सकते, मैं आपको बताता हूँ ना, जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और जिसको आप देख नहीं सकते, उसे कहते हैं इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते। सबसे पहले आप स्टॉक को तो आप देख सकते हैं कि भाई क्या मार्केट क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है। मशीनरी को आप देख सकते हैं, कैपिटल को आप देख सकते हैं, लेकिन किसी की गुडविल है, कोई अगर अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो आप ईमानदारी को नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते हो आप। तो जो इंटेंजिबल होता है वो होता है गुडविल, जो भी मतलब जिसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो टेंजिबल होता है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, छू सकते हैं, वो हो जाएगा स्टॉक, मशीनरी और कैपिटल। लेकिन इसका आंसर इंटेंजिबल है, इसका होगा गुडविल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन शेयर्स। कि शेयर के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, है ना। पहला है हाइपोथेकेशन, जिसको बोलते हैं मूवेबल। अगला है मॉर्गेज, जिसको बोलते हैं इमूवेबल। अगला है असाइनमेंट, जो थर्ड पार्टी का था, जैसे LIC पे आप लोन ले रहे हैं। तो फिर देखो बस क्या गया, अगर आप ऐसे एलिमेंट करोगे, एलिमिनेट, बस क्या गया, लीन और प्लेज। ये किसके लिए होता है, शेयर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपने प्लेज में देखा होगा, स्टॉक भी आता है, NSE भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी सैंक्शन्ड अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कि जो भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये मैंने आपको कल बताया था। आपने मेरे को आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुई थी। तो इसके लिए अधिकतम जो ऋण स्वीकृति थी वो कितनी थी। पहला ऑप्शन है 50 लाख। अगला ऑप्शन है 100 लाख। अगला है 200 लाख, और अगला है 150 लाख। 100 लाख का बोले तो 1 करोड़ रुपए, है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। 1 CR है, 2 CR है, और 1.5 है, 1.5 CR है, 1.5 करोड़, ठीक है। तो इसका जो स्टैंड अप इंडिया का जो सैंक्शन हुआ था, स्वीकृति हुई थी, वो हुई थी 1 करोड़ रुपए। समझ गए भाई। चलें फिर आगे। सब आपको पढ़ा रखा है पहले ही, आपको ये चीज़ें सब बता रखी है ना। देखो, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। अगर OD का केस है, ओवरड्राफ्ट का केस है, तो ग्राहक और बैंक के बीच में क्या संबंध होगा, बैंक और ग्राहक के बीच में क्या संबंध होगा, OD। अगर बात OD की होती है, पहला है पावनी या पावनर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बेलई और बेलर। अगला है डेटर और क्रेडिटर, और लास्ट है क्रेडिटर और डेबिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेबिटर और क्रेडिटर, जब OD का मामला है। लेकिन जब कस्टमर रुपए जमा कराता है, तब बैंक डेटर हो जाता है और कस्टमर क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे जो OD दे रहा है बैंक, तो बैंक क्रेडिटर हो जाएगा और कस्टमर डेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन अकाउंट बिकम्स NPA व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्क। अगर कोई खाता NPA हो जाता है, तो उसमें कौन सा जो रिस्क है वो उसमें
उत्पन्न होता है। पहला है लीगल रिस्क, तो नहीं होगा ना। एक होता है मार्केट रिस्क, वो भी नहीं होगा। फिर होता है क्रेडिट रिस्क, और एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसमें साफ दिख रहा है कि ये क्रेडिट रिस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल वेल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आईडी, कि निम्नलिखित में से कौन सी आईडी के प्रमाण के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज नहीं है। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट, ये तो होना चाहिए। आधार कार्ड भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो राशन कार्ड है वो 6 वैलिड ओवीडी डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। ऐसे पैन कार्ड भी नहीं आता है। पैन कार्ड भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पर राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ क्लीन ओवरड्राफ्ट द लिमिटेशन पीरियड इज, जो अगर आपने ओडी का सीमा अवधि देखनी है वो कब है। अगर मैं ओवरड्राफ्ट की बात करूं तो पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था उससे 3 साल तक। दूसरा है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन, कि जब इसकी डेट सैंक्शन होने के 3 साल तक। अगला है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डिमांड बाय बैंक, कि 3 साल बैंक की डिमांड होने तक, बैंक की डिमांड होने से 3 साल तक। और अंतिम है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिफ्यूज़ल बाय बोरोवर टू पे, कि जब तक वो उसके पे से 3 साल तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको पता ही होगा इसका बारे में शायद, कि 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन से आपका ओडी की लिमिट पीरियड हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन के माध्यम से इसमें से कौन कौन सा चार्ज है। पहला ऑप्शन है फिक्स चार्ज, दूसरा है ए फ्लोटिंग चार्ज, तीसरा है इनॉक्शियस चार्ज, और चौथा है रनिंग चार्ज। तो इसका वैसे आंसर एक्चुअली इसका है फ्लोटिंग चार्ज, लेकिन आप कई जगह आपको ये फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज मिलेंगे, ए और बी, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स्ड चार्ज, है ना। आपको कहीं पे सिंगल अगर फ्लोटिंग रहता है, फिक्स नहीं रहता है, तो तब तो फ्लोटिंग में मानना है। अगर दोनों रहते हैं तो फ्लोटिंग और फिक्स दोनों हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑन बुक डेट ऑफ द बोरोवर इज नॉर्मली क्रेडिटेड ऑफ द, उधारकर्ता के वही ऋण पर शुल्क सामान्यतः किसके द्वारा लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइपोथिकेशन, दूसरा है प्लेज, तीसरा है मॉर्गेज, और चौथा है लीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिजिबल ऑफ रीजनल लोन द बैंक, इनमें से कौन सा ऐसा है कस्टमर है जो लोन नहीं ले सकता। पहला है इलिटरेट पर्सन, दूसरा है ब्लाइंड पर्सन, तीसरा है मैरिड पर्सन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से इलिटरेट पर्सन भी लोन ले सकता है, ब्लाइंड पर्सन भी लोन ले सकता है, और मैरिड पर्सन भी लोन ले सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से सब पात्र हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल, जितने भी कार्ड हैं ये किसके एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है मर्चेंट एक्वायर्स, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए। अगला है मर्चेंट्स, व्यापारियों के लिए। तीसरा है क्रेडिट कार्ड एसोसिएशंस एंड कार्ड इशूअर्स। तो ये जितने भी होते हैं सब क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, इन क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल इज, क्रेडिट कार्ड से क्या नगद निकासी होती है? पहला ऑप्शन है अलाउड, नॉट अलाउड, दूसरा है अलाउड अप टू सीलिंग, तीसरा है अलाउड आफ्टर टेकिंग परमिशन, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, और चौथा है बैंक बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड, कि बैंक का जो बोर्ड है वो अप्रूवल करेगा। नहीं, इसके लिए आपके लिए अलाउड अप टू सीलिंग, कि हाँ आप क्रेडिट अलाउड है कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म लोरो अकाउंट मीन्स, जो लोरो अकाउंट होता है उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है आवर अकाउंट विद यू, कि हमारा अकाउंट तुम्हारे साथ है, दूसरा है योर अकाउंट विद अस, आपका अकाउंट मेरे साथ है, तीसरा है देयर अकाउंट विद देम, कि इसका अकाउंट हमारे साथ है, अगला है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देयर अकाउंट विद देम। ये तो हो गया लोरो अकाउंट। एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा। एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट। आपने मेरे को इस दोनों के बारे में बताना है कि इसका क्या मतलब है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो का। उसमें आपको यही देखने के मिलेंगे ऑप्शन कि आवर अकाउंट विद यू, योर अकाउंट विद अस, है ना। इन दोनों में आपने ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जब आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर दो। ये आपके लिए नया होगा, क्या पता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS इन केस द कस्टमर डज नॉट सबमिट पैन कार्ड एंड 15G 15H। यदि कोई भी ग्राहक पैन कार्ड नहीं है और 15G भी जमा नहीं करा रहा, 15H भी जमा नहीं करा रहा फॉर्म को, अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो उसका TDS कितना कटेगा, तो कितना % TDS उसका कट जाएगा? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 20% और चौथा है 30%। तो अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, 15G नहीं भरा है, 15H नहीं भरा है, तो उसका कटेगा टोटली 20% उसका TDS कट जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों का भी पैन कार्ड डिपॉजिट नहीं है तो आपका 20% TDS कट रहा हुआ, तो आप लोग तो खैर बैंक करो, आपको तो इसके बारे में जानकारी पहले से होगी, तो आपको बताने की ये वाली ज़रूरत तो नहीं है। तो ये तो जो था आज का सेशन। आपने ये कमेंट सेक्शन में ये बताना सर मेरे इतने मार्क्स आए। पहली बात तो मार्क्स के बारे में ज़रूर बताएं और अपनी प्रैक्टिस करते रहे प्लीज़। मेरी आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, बाकी तो छोड़ो, पढ़ाने लिखाने की बात तो बात की बात है, लेकिन आप खुद भी रिवीजन करिए और लगातार मौक़ देते रहिए, सुनते रहिए। आप कहीं से सुने कहीं से पढ़े, लेकिन ज़रूर सुनिए। मैं तो ये बोलता हूँ आपको, एक बार प्रमोशन आने वाले हैं, क्योंकि सब जगह प्रमोशन आ चुके हैं। फिलहाल सभी बैंकों में कोई एक आधा बैंक छूटा होगा जिसका प्रमोशन नहीं आया, उसका भी आ जाएगा। तो कल मैं आपसे कल क्यों आज ही आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मार्क्स भी मेरे को शेयर करेंगे, सर मेरे इतने। वैसे मैं सब बंदों को वैसे जान ही चुका हूँ कि कौन बंदा आंसर सही देता है कौन गलत देता है, तो मेरे को पता लगता है हाँ यार कि मतलब पढ़ाई चल रही है। अगर कई बार मैं गलत भी बोल देता हूँ, गलत भी बता देता हूँ, तो स्टाफ हमारा ऐसा है कि वो बता देता है कि ये सही है ये गलत है। सर ये मेरे समझ में आया नहीं, तो मैं समझ जाता हूँ हाँ यार कि बंदों में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब जो कोई भी नया स्टाफ जुड़ा है तो ज़रूर बताएं कि आप कौन से बैंक से जुड़े हैं। ठीक है, और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, अपने बैंकर्स के साथ शेयर करें, ताकि हर एक भाई को प्रमोशन लेने का, क्लर्क कैशियर बनने का मौका मिले और उसकी भी सैलरी में बढ़ोतरी हो। इसी के लिए हमारा ये काम चल रहा है, ताकि प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए, दोबारा मौका नहीं आना चाहिए पढ़ने का। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ो एक बार, रिवीजन करो दबा के। ठीक है भाई, नहीं तो तनख्वाह तो आ ही रही वैसे भी। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।